हेलो एवरीवन। सो हमारा जो लास्ट लेक्चर में रह गया था चाह से हम लोग कर रहे हैं फिलहाल मार्च 2029 साइंस वन का पेपर। एंड हमारा लास्ट यहाँ पे आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, उसके आगे का हमें डिस्कस करना था। सो यर वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि देर आर गोइंग टू बी सर्टेन क्वेश्चंस जहाँ पे लिखा होगा वर्ड डॉक्यूमेंट या तो फिर लिखा होगा नोटबुक। सो ऑल ऑफ दस वर्ड डॉक्यूमेंट क्वेश्चंस या नोटबुक क्वेश्चंस जो भी आपके होंगे ना, आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। एक्चुअली सिर्फ नोटबुक क्वेश्चंस वालों के लिए आप लोग को सेपरेट वीडियो मिलेगा। वर्ड वाला आपको इसी वीडियो में करा दिया, इन्हीं वीडियोस में करा दिया जाएगा। बिकॉज नोटबुक वाले में क्या है ना, दोज आर न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स ना मैंने नोटबुक में लिख कर रखा है और उसको ना अलग से डिस्प्ले करना पड़ेगा स्क्रीन पे, तो साइमल्टेनियसली डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें इसके अलग अलग करना पड़ेगा, पहले ये और उसके बाद में वो। ठीक है, आई एम श्योर, आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। और प्लीज अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठे, जो जो पीवाईक्यू उस टॉपिक से पीवाईक्यू पूछे, प्रीवियस ईयर पूछा है, वहाँ पे लिख के रखो पीवाईक्यू, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए। और वो टॉपिक के इर्द गिर्द आसपास जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस वगैरह करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है। सो कॉनकेव लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। अब देखो, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पे ना मुझे जरा आपसे डिस्कस करना है कि व्हाट इज कन्वर्जिंग एंड व्हाट इज डाइवर्जिंग। मुझे आप लोग को ना एक स्क्रीन दिखानी है जहाँ पे मैं डायग्राम वगैरह ड्रॉ करूंगी और उसके थ्रू ना मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अभी आप लोग को डिस्प्ले कर रही हूँ। आप लोग को इस ब्लैंक बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज रॉन्ग। ये बार बार शोकेस कर रहा है ये। आई ट्राई कि मैं इस पे ओपन करूँ। Nothing is happening here as well। जब पोपड़ होता है ना बहुत गुस्सा होता है। एक सेकेंड, मैं आप लोग को आई पे डायग्राम दिखा देती हूँ, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है। अब ये कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, आप लोग के दिमाग में ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा कि ये व्हाट इज दिस, कि हो क्या रहा है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, इस लेंस को कन्वर्जिंग बोल रहे हो, उस लेंस को डाइवर्जिंग बोल रहे हैं। एक तो क्योंकि हमारा ये चैप्टर क्लास में हुआ नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रही है। दीदी ये चैप्टर आप करा ही दो, फिर कंफ्यूजन ही चली जाएगी। मैं एक्चुअली ना आपको आंसर्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू ये चैप्टर करा दूंगी, आप लोग का ये चैप्टर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। तो देखो कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है ना, ये आपको यहाँ पे जो रे आती हुई दिख रही है मेरे जहाँ पे ना व्हाइट कलर का ये कर्सर है ना, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है। सो ये जो रे आ रही है लेंस के पास, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इंसिडेंट रे। जब कभी भी किसी भी लेंस के पास इंसिडेंट रे आती है, यहाँ पे देखो मीडियम चेंज होने वाला है। यहाँ पे पहले एयर था, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ग्लास आ गया। तो हमारी जो लाइट की रे है वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? रिफ्रैक्ट। तो देखो, इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे ना एक पॉइंट पे आके ना ये लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे आ गए एफ पे मिल रहे हैं, देखो। सो जब कभी भी ना हम लोग देखो, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, यहाँ पे तो देखो एक ही इंसिडेंट रे आई है। कितनी भी इंसिडेंट रेज आए, सारी ना एक ही पॉइंट पे आके कॉन्वर्ज कर जाएगी, एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगी। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग की स्कूल के पिकनिक का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लोग कहीं से भी आते हो, अलग अलग जगह से आते हो। आप लोग कोई एक जगह से तो आते नहीं हो, राइट? आप लोग अलग अलग जगह से आते हो, लेकिन आप लोग मिलते कहाँ पे हो?
एक ही पॉइंट पे। तो कॉन्वर्जिंग लेंस का काम भी यही होता है, इस लेंस के ऊपर अलग अलग जगह से इंसिडेंट रे आती है। इंसिडेंट रे क्या होती है? हमारे कॉन्वेक्स लेंस पे जो रे पड़ती है पहले, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। वो सारे इंसिडेंट रे को रिफ्रैक्ट कराने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे मीट करवाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब आपकी पिकनिक खत्म हो जाती है, तो आप लोग पहले एक पॉइंट पे मिलते तो हो, लेकिन उससे आप लोग अलग 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 जगह चले जाते हो। यहाँ पे भी यही होता है कि आपका जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है? यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, लेकिन ये कोई एक पॉइंट पे नहीं मीट करेगी, ये स्कैटर्ड हो जाएगी, ये अलग अलग जगह चली जाएगी, डाइवर्ज होगी। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पे आके मिलना, डाइवर्जिंग मतलब अलग अलग जगह पे सेपरेट आउट हो जाना। ठीक है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें समझ आ जाता है कि कॉनकेव लेंस इज नॉट अ कॉन्वर्जिंग लेंस, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है? नाउ नेक्स्ट, हम्बल टेलीस्कोप। यहाँ पे बात करा जा रहा है टेलीस्कोप के बारे में। सो हम्बल टेलीस्कोप इज अ टाइप ऑफ टेलीस्कोप, और वो ना हमारे अर्थ के सरफेस के 569 किलोमीटर ऊपर होता है। अब ना आप लोग को यहाँ पे ना बहुत सारी ऑर्बिट्स वगैरह की बातें मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखो, मैंने आप लोग का पे स्क्रीन डिस्प्ले की है। सो देखो कि ना, हम लोग ने ना स्पेस में, अगर हमने सैटेलाइट्स बनाया, कुछ भी लॉन्च किया स्पेस में, तो स्पेस में ना वो लोग एक पाथ पे ना रिवॉल्व करते हैं। ठीक है? एक पाथ पे गोल गोल घूमते हैं। देखो, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखो, ऑर्बिट तो हमारे लिए, हमको दिखती नहीं है ऑर्बिट कैसी होती है, लेकिन जिस पाथ को वो फॉलो करके अर्थ के, सॉरी, सन के आसपास घूमता है, उस पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्बिट बोल देते हैं। ठीक है? सो दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। नो अगेन, सॉरी, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था वो। सो आप लोग को ना मैं एक चीज सिखा रही थी कि अगर हम लोग अर्थ के बाहर कुछ भी चीजें भेजते हैं, आपको पता है हम अलग अलग सैटेलाइट्स भेजते हैं, रॉकेट्स वगैरह भेजते हैं, लॉन्च सैटेलाइट्स होते हैं। सो ये सारी चीजें भी ना अर्थ के आसपास घूमती है। सो जो पाथ वो फॉलो कर रही है ना, उसको भी हम लोग ऑर्बिट बोल देते हैं। सिंपल बात, और कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने घर से मेरे घर तक आए, आपने कुछ तो जगह से आए होंगे, कोई तो डिस्टेंस, कोई तो रास्ता चूज करके आए होंगे, वो रास्ता समझो वो ऑर्बिट है। तो वही मतलब, देखो, जो भी पाथ चूज करता है हमारा सैटेलाइट, जिस भी पाथ में हम लोग उसको मूव करवाते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब जहां पे भी वो अर्थ के आसपास मूव हो रहा है, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। सो हमारे अर्थ के ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वन सेकेंड, हमारा अर्थ का होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेस है जहाँ पे आपका सैटेलाइट जो है अपना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अपना खुद, मतलब वो खुद मूव करेगा अर्थ के आसपास, दैट इज इट। कुछ नहीं है और। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अग्नि के बीच में कोई अग्नि लगाया, उसके आसपास फेरे ले रहे हैं। सो हम जहां जहां चल के फेरे ले रहे हैं, वो आपका ऑर्बिट हो गया। समझे? तो दैट इज ऑर्बिट। क्योंकि हमारा, देखो, हमारा अर्थ बीच में है, हमारे अर्थ के आसपास क्या घूम रहा है? सैटेलाइट घूम रहा है। जिस जिस जो जो पाथ वो फॉलो करेगा, उसको हम लोग उसको ऑर्बिट बोल देंगे। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट हुआ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हुआ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, पोलर ऑर्बिट हुआ, और आपका हुआ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसमें ना हम लोग पहले तीन पढ़ने वाले हैं। इसके आगे का आप लोग के लिए ना फर्स्ट फोर पढ़ना चाहिए, जरूरी थोड़ा सा है। लेकिन इस वक्त हम लोग फर्स्ट तीन पढ़ने वाले हैं, और इसके आगे का हम लोग, अब हमारे आगे जो भी टॉपिक्स में रेलेवेंस आएगा, हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। डन? तो देखो, आप लोग का लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ से शुरू होता है? 162 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ। सो अर्थ के ऊपर 160 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में, अगर कोई भी रॉकेट मूव, कोई भी
सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं आप लोग की थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा अर्थ है, आप इमेजिन करो कोई ग्लोब। अब आप उस ग्लोब के ऊपर 16 सेंटीमीटर इमेजिन करो, ठीक है। 16 सेंटीमीटर से आप 200 सेंटीमीटर तक अगर कुछ भी चीज को घुमाते हो, किसी भी चीज को अर्थ के आसपास घुमाते हो, तो आप क्या बोलोगे कि वो जो भी चीज है वो लो अर्थ ऑर्बिट में मूव कर रही है, ठीक है। सिमिलरली 2000, मतलब 200 सेंटीमीटर्स पकड़ रहे, मैं आप लोग के लिए सेंटीमीटर्स बोल रही हूँ बिकॉज आपको ये समझने के लिए इजी हो गया, वो किलोमीटर्स में होता है, लेकिन आई एम टेकिंग सेंटीमीटर्स फॉर सिंप्लीफाइड वर्जन, तो आप लोग को मैं सिंप्लीफाई करके सिखा सकूं इसलिए सेंटीमीटर्स बोल देती, ठीक है, कि आप इमेजिन कर पाओ। फिर नेक्स्ट आता है आप लोग का मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर, मतलब अर्थ के ऊपर 2000 किलोमीटर, और उसके भी ऊपर 35,786 किलोमीटर के बीच में अगर कोई भी सैटेलाइट मूव करती है, तो हम क्या कहेंगे कि वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। क्या कहेंगे वो, कि वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बीच आसपास, मतलब उस ऑर्बिट में वो मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट मूव करवाते हैं, तो वो क्या हेल्प देती है हम लोग को, हम लोग प्रॉपरली अर्थ को ऑब्जर्व करा पाएंगे। मुझे देख, अर्थ के अगर आप थोड़े पास ही रहोगे तो ही आप अर्थ को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर आप काफी ज्यादा दूर रहोगे तो ऑब्जर्वेशन मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मिशन एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। आपकी जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड सैटेलाइट्स होती है, आपको पता है कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी कोने में बैठे हो आप लोग कम्युनिकेट कर पाते हो। इट इज बिकॉज ऑफ वॉट, इट इज बिकॉज ऑफ सैटेलाइट ओनली। सो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो आपके लो अर्थ ऑर्बिट में ही मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल में भी दिखा दिया है, हम्बल स्पेस टेलीस्कोप। इसलिए आपका देखो रिवॉल्विंग ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट में आपका हम्बल टेलीस्कोप घूम रहा है वो कौन सा ऑर्बिट है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर लिख के बता देती हूँ। दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। सो देखो आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं एकदम यहाँ पे बता रही हूँ यही यही पेपर में उठ के आने वाला है। दिस पेपर सॉल्विंग गिव्स अस द आइडिया कि कौन से टॉपिक्स एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं। सो उस टॉपिक के रिलेटेड, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नॉट देखो ज्यादातर तो क्या होता है कि सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन अगर सिमिलर क्वेश्चंस नहीं आए तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को लेके वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, ठीक है, आपको आराम से पेपर इजी जाएगा। एंड डोंट वरी, यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल सी यू। नेक्स्ट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। वो कहाँ से शुरू होता है, 2000 से लेके 35,786 किलोमीटर तक रहता है वो। हम लोग किस लिए यूज करते हैं, नेविगेशन सिस्टम लाइक जीपीएस, ग्लोनास एंड गिलेलियो। सो हम लोग नेविगेट करने के लिए, आप लोग जो भी आपका जो पता है जीपीएस यूज करते होंगे, आप लोग अभी गूगल मैप यूज करते होंगे, तो वो सारे इसमें आपका ये सैटेलाइट ही काम आता है। वो कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या दिया है आप लोग को, जीपीएस सैटेलाइट्स। फिर आता है आप लोग का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब इसके बारे में ना आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है, सो देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दिस लो अर्थ ऑर्बिट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप लोग को ये क्या याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 160 किलोमीटर टू 2000, 160 टू 2000 किलोमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे कोरिलेशन क्या हो गया, हम्बल टेलीस्कोप 569 किलोमीटर हाई फ्रॉम द अर्थ। क्या ये 160 से 2000 के रेंज में आ रहा है, द आंसर इज यस। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट। अगर ये 2000 के ऊपर होता तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड मन आउट। आप लोग को यहाँ पे ऑड मन आउट फाइंड करना है। तो टिनिंग, एनोडाइजेशन, एलॉइंग एंड फ्लोटेशन। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आने वाला है
फ्रोथ फ्लोटेशन। और ये क्यों आएगा, बिकॉज देखो थिनिंग, एनोडाइजेशन एंड अलॉइंग, ये तीनों भी मेथड्स हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, लेकिन फ्रोथ फ्लोटेशन इज द मेथड, float flotation is a method which is used for the concentration of the ore. Okay, so cleaning, anodization and alloying, ये तीनों भी ना हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। एंड फ्लोट फ्लोटेशन जो होता है दैट वी डू फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अब मैं ना आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार जस्ट ब्रश अप कर देती हूँ, चैप्टर नंबर 8 से ये कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। सो लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 8। ऐसे बिट्स एंड पार्ट्स में करके ना आप लोग का पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। And none of you have given me feedback yet. If you're watching this video, please comment down below that if you want any improvement, that I will definitely do. But आप लोग जो आलसी एग्जाम के जो जिस दिन होता है पेपर, उसी दिन तो आप लोग देखते हो ये सारे लेक्चर्स वगैरह, तो आप लोग क्या फीडबैक दोगे? ठीक है, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। देखो आप लोग हमारे अर्थ में, आप लोग पता है जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। देखो मैं आप लोग को मिनरल समझा देती हूँ क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे यहाँ पे। आप लोग को फिर डेफिनेशन समझा देती हूँ कि व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज मिनरल। ओके, वन सेकेंड। एंड यस आई एम यूजिंग कोपायलट बिकॉज आप लोग की सब चीजें बेटर होने के लिए ही करते हैं हम लोग कोपायलट यूज। तो देखो, a mineral is a naturally occurring inorganic solid with a definite chemical composition and a crystalline structure. Now ये sophisticated words सुन के आपके कान ऐसे खड़े हो गए होंगे, so don't worry, I am here to simplify that only. Okay, minerals are building blocks of rocks and are found in the earth crust. They are formed through various geological processes and can be identified by their physical properties such as color, hardness, luster and crystal form. आपको जो अर्थ के अंदर जो बहुत सारे पता है आप लोग को मिनरल्स क्या होता है, बेसिकली एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, मिक्स किए हुए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मिला एल्यूमिनियम की खान मिल गई, तो उसको ना पहले हम लोग मिनरल ही बोलेंगे कि वो मिनरल है। हम लोग उसको और कब बोलते हैं, जब हम लोग को ज्यादा परसेंटेज में उसके अंदर एल्यूमिनियम मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोल रही हूँ कि मुझे एल्यूमिनियम की खान मिली है, तो हमें कब बोलती हूँ कि कोई चीज उसकी खान है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम को बाजू में रखो, आप लोग एल्यूमिनियम से इतना फेमिलियर नहीं है, आप लोग गोल्ड से फेमिलियर हो। समझो मैंने किसको बोल दिया कि मुझे गोल्ड की खान मिली है, आप लोग ना बड़ा सा अर्थ का क्रस्ट तो जाने दो। मैं ना आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल समझो 100 ग्राम मिट्टी है, ठीक है, उसमें अगर मैं बोलूं कि 5 ग्राम गोल्ड है, तो क्या आप लोग बोलोगे कि वो खान हो गई है? नहीं, वो क्या रहेगा, मिनरल रहेगा। ठीक है, अगर मैं उसको बोलूं कि उसके अंदर 30% से लेके उसके ऊपर अमाउंट में गोल्ड प्रेजेंट है, तब आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ अब वो गोल्ड की क्या हो गई, खान हो गई। सो दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ मिनरल एंड अ ओर। और क्या होता है उसमें ना बहुत सारे एलिमेंट्स, सॉरी, मिनरल क्या होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का ओर है, इसका क्या मतलब होगा कि उसके अंदर ना मैक्सिमम परसेंटेज में वो एलिमेंट ही प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम मैंने सॉइल लिया है, उसके अंदर मुझे 30 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम से ऊपर अगर मुझे गोल्ड मिलता है, तो मैं क्या बोलूंगी, वो गोल्ड का ओर है। लेकिन अगर उससे कम मिलता है तो वो मिनरल ही रह जाता है। ठीक है, सो ऐसे ही अगर हम लोग बोलना चाहते हैं कि एल्यूमिनियम ओर, तो उसमें 30% से 70% से 30% से ज्यादा एल्यूमिनियम होना चाहिए, तो ही हम लोग उसको ओर बोलेंगे, अदरवाइज इट विल रिमेन एज मिनरल ओनली। ठीक है, सो उसको ना हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ना। फर्स्ट ना आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पता है, हम लोग बोलते हैं ना पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करो, व्हाट डज दैट मीन, कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी की चीजों को एलिमिनेट करो, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन सेज। इसमें क्या होता है, व्हाट डज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर मीन्स, ओवर के अंदर क्या होगा, कोई एक एलिमेंट होगा जो ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, तो हमें ना वो
एल्यूमिनियम चाहिए, हम लोग को उसके अलावा जो भी चीजें है ना वो नहीं चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब एल्यूमिनियम के अलावा जो भी चीजें होंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको गेन पार्टिकल्स बोलते हैं। सो हमें गेन पार्टिकल्स को निकालना है, एल्यूमिनियम पे ही सिर्फ फोकस करना है, सिर्फ एल्यूमिनियम ही हमें चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, उसके बाद में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखो अभी यहाँ पे ये सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन में पहला क्या आता है, विल्फी टेबल मेथड, एंड सेकंड क्या होता है, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। आप लोगों को ये याद रखना है कि विल्फी टेबल मेथड एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ठीक है, तो दिस इज सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। उसके बाद में क्या आता है हम लोग का, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। फिर आता है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फिर क्या आता है हमारा, लीचिंग इज द लास्ट। तो इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आई हैव गिव यू द ग्लिम्स कि फ्रूट फ्लोटेशन को अलग क्यों किया, क्योंकि दैट इज अ टाइप ऑफ concentration of ore. Okay, now we will go towards the last, that is प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो उसके अंदर यहाँ पे आता है, देखो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं, गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग। तो ये सारे जो पांच है वो इससे रिलेटेड हुए हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नाउ जो बाकी के मेथड्स है वो आते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर, कि कोरोजन को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड आता है आप लोग का गैल्वेनाइजेशन, फिर आता है आपका टिनिंग, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग। ये सब हम लोग डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये सारे जो मेथड्स है दैट इज रिलेटेड टू योर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, एंड फ्लो फ्लोटेशन वाज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दैट इज व्हाई फ्लोट फ्लोटेशन जो है वो अलग हो गया है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ आयरन मीन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आयरन इज आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Fe। so I'm writing your Fe below the iron. So F and small e is the symbol of iron with copper sulfate। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। तो देखो आप लोग को ना सल्फेट जब भी आएगा तो वो SO4 ही होगा, ये आप लोग प्लीज याद रखना। कि वेनेवर आप लोग को एग्जाम्पल में, आप लोग को पता है कभी कभी ऐसे केमिकल्स भी आ जाएंगे जिसका आपको नाम नहीं पता होगा, तो आपको ब्रेक करना है उसको, उसका फॉर्मूला आप लोग को क्रिएट करना है खुद से। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है, इसमें सल्फेट जो है उसको हम लोग SO4 हमेशा लिखते हैं। सो जब कभी भी आप लोग इसको ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ना लिखा हो तो आप लोगों को याद रखना है, पहला चीज तो सल्फेट इज SO4, तो आप लोग पहले SO4 लिख लो। और फिर कॉपर आ गया, कॉपर कैसे आ जाएगा, Cu, तो ये क्या बन गया, CuSO4 इज अ डैश रिएक्शन। आप लोग को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। पहले ना, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, द आंसर इज नो। क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो चीजें एज अ रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा चीजें एज अ रिएक्टेंट होती है, और वो मिलके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन या इस केस में ऐसा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक ही रिएक्टेंट होता है और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, या यहाँ पे वो भी चीजें नहीं हो रही है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, बिकॉज देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा ना, ये एथी के साथ भी कोई एक जुड़वा, उसका कोई जोड़ीदार होगा, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे क्या होगा, Cu जो होता है, Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। SO4 जो है ना वो जाएगा, SO4 क्या करेगा, Fe के पास चले जाएगा और Cu को अकेला छोड़ देगा, बिकॉज योर Fe इज मोर पावरफुल, एंड यू नो वेयर द पावर इज मोर, वेयर द पावर इज मोर पीपल गो ओवर देयर ओनली।
सो SO4 जो होगा वो आपका Fe के साथ में जाके ज्वाइन करेगा, और ये Cu जो है वो अकेला निकल जाएगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा याद रखो कि ए होगा, और जो ए होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस बी और सी होगा। इसमें होगा क्या कि ए ए जो है ना सी के साथ में आके जुड़ जाएगा और बी को अकेला छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा AC, और बी क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन होती है। अगर आप लोग को सिंपल फॉर्म में याद रखना तो इसे याद रखो। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में पता है क्या होगा, यहाँ पे DB होगा। डी मतलब यहाँ पे एक और एलिमेंट आपके ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन इस केस में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। इसको ये सब ट्रिक की तरह आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि ये ऐसा अकेला होगा, ये एक दूसरा जो कंपाउंड होगा वो जोड़ी में होगा, ये एक अलग हो जाएगा, एक आके जुड़ जाएगा उसके साथ में, तो क्या हो जाएगा वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग को मैं जरा उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ अलॉन्ग विद इट, तो आप लोग को साथ में अच्छी क्लैरिटी रहेगी। और दैट इज बेस्ड ऑन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चैप्टर 8। आप लोग को चैप्टर 8 में पता है एक सीरीज दी हुई है, लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव की। वो सीरीज ना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस सीरीज में ना मैं आप लोग को पहले से बता देती हूँ, Cu जो है ना वो नीचे होगा, Fe जो है ना वो ऊपर होगा। इसीलिए Fe मतलब आयरन है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया है, बिकॉज जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ कि देखो, कॉपर जो है वो नीचे आ रहा है, और आयरन जो है वो ऊपर आ रहा है। दैट इज वाई आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड दिस इज द रीजन वाई कॉपर को हमारे आयरन ने डिस्प्लेस करवा दिया। ठीक है। अभी मैं आप लोग को इसका डेफिनेशन भी सिखाती हूँ, लेकिन आप लोग को ये सीक्वेंस याद रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। गिव मी 1 मिनट। यस, वी ऑलमोस्ट देयर। तो displacement reaction, the reaction in which the place of the ion of a less reactive element। अभी आप लोग सोच रहे होंगे आयन क्या होता है। अगर देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने Cu को SO4 को ब्रेक कर दिया, तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अगर किसी भी स्पीशीज पे चार्ज आ जाता है तो हमें उसको क्या बोलने लगता है, आयन। और उसके दो टाइप होते हैं, कटायन और अनायन। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने Cu को ब्रेक किया, तो वो क्या बन जाएगा, Cu2 + SO4 2-। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही थी, ये क्या बोला आपने, ये जरा भी दिमाग में पढ़ने नहीं पड़ा, सबको समझाती हूँ। अगर मैंने ये CuSO4 को ब्रेक किया, तो क्या बनेगा वो आप लोगों को समझा रही हूँ यहाँ पे। तो देखो, ये Cu है ना, 1 सेकेंड, Cu विल ब्रेक इनटू Cu2 +। अगर देखो ये 2 + जो है ना हम लोग ऊपर लिखते हैं, बिकॉज मेरे पास जगह है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। Cu विल ब्रेक इनटू Cu2 +। इसका क्या मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा। ठीक है। और SO4 विल ब्रेक इनटू SO4 2-। मैं ऐसा आगे लिख रही हूँ, 2- जो है ना ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, ये उसके ऊपर का ना चार्ज है। ठीक है। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना उसके ऊपर लिखेंगे हम लोग। सो दिस इज कॉल्ड एज आयन। और अगर ये पॉजिटिव है, देखो Cu के ऊपर क्या चार्ज है, 2 +, तो ये क्या हो जाएगा, कटायन। और ऐसे ऊपर पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, अनायन। तो द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय more reactive element by formation of its own ion is called as displacement reaction। अब देखो ये formation of its own ion का मतलब क्या होता है, देखो इस रिएक्शन के अंदर Fe आयनिक फॉर्म में नहीं है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर Cu की जगह लेने के लिए ये क्या बनेगी, Fe2 + बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, by formation of its own ion is called as displacement reaction। तो देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ, the reaction in which the place of an ion
of a less reactive element in a compound, देखो ये compound है, CuH4 is a compound, is taken by another more reactive element by formation of its own ion, मतलब क्या, Fe पहले आयन फॉर्म में नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसके साथ कंपाउंड करने के लिए खुद क्या बना, आयनिक बना, आयन फॉर्म में आया, Fe2+ बना, इसलिए क्या हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो यहाँ पे भी क्या होगा, Fe जो है Fe2+ बन गया है, Cu2+ क्या हो गया है, वो बाहर आ गया है, और इस तरीके से ये रिएक्शन हुई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। को इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। देखो यहाँ पे ना आप लोग को रेजिस्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसीलिए रेजिस्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पे लिख कर लेके आई हूँ, ताकि मैं आप लोग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ इन लेस टाइम, और हम लोग का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या पूछा है, the intensity of the magnetic field in A is larger than in B. The intensity of the magnetic field in B is less than in A. The intensity of the magnetic field in A and B is same. The intensity of the magnetic field in A is less than B. अब देखो, पहले तो आता है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब क्या होता है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब दीदी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो क्लियर होगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा आप इसके इस कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करोगे, उतना ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कम करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी,